देखिए एक एक करके फटाफट बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके। आ, सबसे पहले 20 सेक्शन 22 देख लिया हमने, ठीक है। एक्सेप्शन में क्या है? एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर चार्जेबल अंडर दैट पीजीबीपी, proportion of property occupied by एसएससी for the purpose of any business or profession owned by him। लेकिन इसमें एक अलग टाइप का डिस्कशन किए थे हमने। इन्होंने लिख दिया कि पीजीबीपी में चार्ज होगा, लेकिन पीजीबीपी में एक्चुअली कोई इनकम चार्ज नहीं होगी। पीजीबीपी में उसके संबंध में कोई ना कोई एक्सपेंसेस अलाउ होंगे। ये इसके ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, कल समझ में आई थी क्लास। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग, ये भी कल बात हो गई थी। अगर आप किराए पर देने का ही व्यापार कर रहे हो तो फिर वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी हेड में जाएगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। कंडीशन फॉर चार्जेबिलिटी, तो यहाँ पर कुछ कुछ वर्ड में बात कर रहा हूँ। बिल्डिंग और लैंड अपर्टेनिटेटिव, ये समझ में आया था आपको। उसके बाद आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर मेरे को दिखता है एसएससी मस्ट बी ओनर, और आप ये कल समझ गए थे कि ओनर शुड इंक्लूड डीम्ड ओनर, लीगल ओनर के साथ साथ। यूज ऑफ प्रॉपर्टी, सामने वाला क्या यूज कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी हेल्ड इस स्टॉक इन ट्रेड में 2 साल वाला नियम कल समझ गए हम, ठीक है। फिर कंपोजिट रेंट, जो ये पूछ रही थी, कंपोजिट रेंट का मतलब होता है कि अगर आपको रेंट जो मिल रहा है वो आपके हाउस के अलावा, बिल्डिंग के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी भी आपने प्रोवाइड की, उसका भी आपको अमाउंट मिल रहा है, तो सीधी सी बात है उसको सेपरेट कर दो आप। बिल्डिंग का रेंट यहाँ पर आएगा और अदर फैसिलिटी का रेंट, अगर आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस है वो पीजीपीपी में जाएगा अदर फैसिलिटी देना, और नहीं तो आईओएस में जाएगा। लेकिन अगर इनसेपरेबल है तो पक्का एचपी हेड में नहीं आएगा। लॉजिक बहुत सीधा है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेड रेंट खाली मकान का निकालते हो तो कंपेयर ही नहीं हो पाएगा। तो कहाँ ले जाएंगे इसको? आइदर पीजीबीपी और आईओएस। क्या ये समझ में आ रही बात? इसमें कई एग्जांपल दिए हैं, जैसे एक्स्ट्रा लिफ्ट की फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, पावर बैकअप है, तो ये सबको आपको क्या करना है? हटाना है। क्वेश्चन में कई बार दिया रहता है कि भाई ये सब फैसिलिटी के हम ये चार्ज कर रहे हैं, तो उसको आपको क्या करना है? टोटल रेंट में वो एक्स्ट्रा फैसिलिटी के चार्जेस को क्या करना है? माइनस करना है, एक्चुअल रेंट निकालना है। डिफेक्टो रेंट भी बोलते हैं उसको। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट का यहाँ पर यही पॉइंट दिया हुआ, इसको पढ़ना है। मैनर ऑफ स्प्लिट अप, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर एसेट आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल का मैंने क्या बताया कि वो कहाँ चला जाएगा? या तो पीजीबीपी या आईओएस। और सेपरेबल है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ, बिजनेस है आपका हाँ, सर्विस देने का बिजनेस, हम तो सर्विस देने का बिजनेस है हमारा, तो वो भी नहीं हो सकता है, क्या दिक्कत है भाई? वही काम करने का मेरा बिजनेस है, तो फिर वहीं जाएगा ना। नहीं लिखा है क्या इसमें? लिखा है ना, हाँ, तो बस सच है वो। चलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, इसके बारे में रेसिडेंशियल एस्टेट चैप्टर से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कोई नई बात नहीं लिखी है। इफ द हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो मेरे को बताइए कि इनकम एक्रूड कहाँ हो रही है? इंडिया में एक्रूड हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, इंडिया के बाहर एक्रूड हो रही है। तो हो सकता है इंडिया में रिसीव हो या ना हो। अगर इंडिया में रिसीव है तो फिर कोई भी स्टेटस वो चार्जेबल हो जाएगा, और इंडिया में रिसीव भी नहीं है, एक्रूड तो बाहर है, तो उस केस में ओआर के हैंड में चार्जेबल होगा। बस यहाँ पर ये लिखा हुआ है। एनी डाउट? सेक्शन 23 तो हमने बात कर ही ली है। उसके बाद इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये कैलकुलेशन, इलिस्ट्रेशन 1 पे आ जाइए, फटाफट चेक कीजिए इलिस्ट्रेशन 1 को। इलिस्ट्रेशन 1, यहाँ पर जयश्री ओन 5 हाउसेज इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकालना है हमको? ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस। देखिए जरा, सबसे पहले मेरे को दिख रहा है म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, दैट इज 90,000। और स्टैंडर्ड रेंट तो है ही नहीं यहाँ पर, तो उसको सीधा छोड़ दीजिए। तो 90,000 क्या बन गया आपका? एक्सपेक्टेड रेंट है ना। और एक्चुअल रेंट कितना है? 72,000। तो विच एवर इज हायर, 90,000। तो 90,000 क्या आ जाएगा यहाँ पर? ग्रॉस एनुअल। सेकंड देखिए, 55 60 विच एवर इज हायर, 60, और 75 तक रेस्ट्रिक्ट करना है, तो ठीक है 60 लेना है। और 60 और 72 विच एवर इज हायर, 72। वैकेंसी का तो कोई कॉन्सेप्ट दिया नहीं यहाँ पर। 65 65 ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड टू 58 58 वर्सेस 60, विच एवर इज हायर, 60। पॉइंट समझ में आ रहा है? 24 में यहाँ 25 लेंगे, 25 30 तो आ जाएगा 30, और इसके बाद यहाँ पर 80 में आ जाएगा 80, 78 72, इट्स 78। चेक कीजिए, कोई डाउट यहाँ पर? तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। फिर भी देख लिए, प्रेजेंटेशन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इसका। इलिस्ट्रेशन 2 निकालिए। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है, पढ़िएगा, जिसमें मोटा मोटा हम जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो पेड होगा तभी अलाउ होगा,
और प्रॉपर्टी टैक्स में और भी कोई सर्विसेज फीस वगैरह आप म्यूनसिपैलिटी को दे रहे हैं तो वो भी शामिल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिए। राजेश, अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। हो सकता है ना ऐसा? ठीक है, ओ आर है मतलब ये ड्यूरिंग द प्रीवियस 2021 ही ओन्स अ हाउस इन लंडन विच ही हैज लेट आउट फॉर 10,000 पाउंड पर मंथ द म्यूनसिपल टैक्स पेड टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द लंडन। मेरा क्वेश्चन ये है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लंदन को जो पेमेंट हुआ उसकी रिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? म्यूनसिपल टैक्स जो पेमेंट हुआ लंदन में, लंदन के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसकी रिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सीधी सी बात है, जब आप इनकम चार्ज कर रहे हो तो म्यूनसिपल टैक्स भी तो माइनस करना ही पड़ेगा ना। ओ आर है ये, ठीक है। तो 10,000 ये हो गया। ड्यूरिंग द 2021 द वैल्यू ऑफ 1 पाउंड इंडियन रुपीज इज 95। तो जितनी भी चीज़ों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 95 से, तो हम रुपीज में कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। कंप्यूट द राजेश नेट एनुअल वैल्यू। तो मुद्दा ये है कि एक तो थ्योरी आएगी इसमें, क्योंकि ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो एज पर सेक्शन 5 द इनकम इवन एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया विल बी चार्जेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश। ये पहला नोट आना चाहिए आपका। उसका तो नॉर्मल कैलकुलेशन तो एकदम बेसिक है, मेरे को उसको क्या बताना है। तो आपका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में $10,000 क्या लिखा, पाउंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है ये? लेट आउट। और हम निकालते कैसे हैं? हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। वो तो दिया नहीं है एक्सपेक्टेड रेंट, तो आपको एक और नोट इसमें जरूर लिखना चाहिए कि इन दिस केस वी आर एज्यूमिंग दैट द एक्चुअल रेंट इज मोर देन इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। ये नोट जनरली स्टडी में नहीं रहता, लेकिन लिखना चाहिए। क्यों? समझ में आ रही बात? क्योंकि कैलकुलेशन में इंफॉर्मेशन अधूरी है आपके पास। उसके बाद फिर आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू लीजिए, फिर म्यूनसिपल टैक्स माइनस कीजिए। 30% माइनस होगा, बिल्कुल होगा। अगर चार्जेबल होगा तो नॉर्मल चार्जेबल होगा। चेक कीजिए, कोई डाउट है क्या? इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का फिगर नहीं है, इंपॉर्टेंट जो मैं 2 पॉइंट डिस्कस किया वो इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 का रेफरेंस दिया, और दूसरा मैंने जो आपको एक एजम्पशन के बारे में बताया। तो देखिए 12 से मल्टीप्लाई कर रहा है ये, और 95 से मल्टीप्लाई हो रहा है, म्यूनसिपल टैक्स माइनस हो गया, इट विल बी योर नेट एनुअल वैल्यू। नहीं नहीं नहीं, नोट इसलिए तो बोला, नोट डाल दो बस, कोई इशू नहीं है। ठीक है भाई, हमको यहाँ पर नेट एनुअल वैल्यू निकालने बोला था। अगर एचपी हेड निकालने बोलता तो हम 30% भी माइनस करते। अच्छा बताइए, अगर ये लंदन से लोन भी लिया होता तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती कि नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन अगर उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया होता, टीडीएस नहीं काटा होता उस पर, तो उस केस में सेक्शन 25 के अंतर्गत वो इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती। चलिए, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए फटाफट। इसकी कोई थ्योरी अगर आपको कॉन्फिडेंटली एक पेज में लिखकर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, 3 पॉइंट वैकेंसी, इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट, तो 2-3 पॉइंट अगर समझ में आता है तो कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके क्वेश्चन लगाइए। हाँ, किसमें? हाँ, समरी भी अच्छा है, मतलब जो भी आपको वो समरी आप अपनी बनाते हैं, तो कोई ऐसा थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिस्टर माइनस ओन्स 2 हाउस प्रॉपर्टी, वन एट मुंबई बॉम्बे एंड वेयर इज ए फैमिली रिसाइड्स एंड अदर इज दिल्ली विच इज अनऑक्युपाइड। अब देखिए दोनों ही हाउस सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा ही ट्रीट होगा, क्योंकि हम सेक्शन 23(2) में पढ़े हैं, 2 है ना, 23(2) में पढ़े कि वन मतलब हाउस ऑक्युपाइड और अनऑक्युपाइड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन और जॉब एनीवेयर। ही लिव्स इन, अब ये देखिए दूसरा दिल्ली में है, ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। तो साफ साफ हो गया कि जो दिल्ली का अनऑक्युपाइड हाउस है उसको सेक्शन 23(2) की नील एनुअल वैल्यू वाला बेनिफिट मिलेगा। स्टोरी समझ में आ रही है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन अ रेंटेड हाउस फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई बॉम्बे ही हैज टेकन अ लोन ऑफ 30 लाख at the rate of 10% per annum on 1/4/19. He has not repaid any amount so far. अभी तक कोई अमाउंट नहीं है तो इंटरेस्ट आएगा। In respect of Delhi house, he has taken a loan of 5 lakh at 11% per annum on 1/10/19 toward the repair. क्या रिपेयर के लिए अगर इसने लोन लिया है, रिपेयर के लिए अगर इसने लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट रिडक्शन मिलेगी पक्का। और क्योंकि ये सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है तो उसमें कोई लिमिट लगेगी। कितनी लिमिट लगेगी? 30,000। क्योंकि 2 लाख की लिमिट तभी मिलती है जब हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर परचेस के लिए लिया जाता है। अदर पर्पस के लिए लेके तो लिमिट सीधा सीधा कहाँ चली जाएगी? 30,000। ये रिकॉल हुआ पॉइंट। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू हिम अंडर सेक्शन 25(4)(b). 24(b) मतलब इंटरेस्ट की रिडक्शन की बात चल रही है। तो क्या लिखना है इसमें? फंडामेंटल क्या नियम हो गया? नील एनुअल वैल्यू है, इंटरेस्ट की रिडक्शन की लिमिट चेक करना है। बॉम्बे हाउस में लिमिट कितनी मिलेगी? बॉम्बे हाउस पे लिमिट कितनी मिलेगी? 2 लाख। और दिल्ली हाउस पे लिमिट
30,000। दोनों के लॉजिक समझ में आ रहे हैं? बस चेक करो भाई, एक बार इंटरेस्ट निकाल लो खुद से, कैलकुलेटर से निकालो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना 30 लाख लिया है बॉम्बे का, तो 10% के हिसाब से 3 लाख हो गया, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। और दिल्ली हाउस का जो है 5 लाख के हिसाब से 11%, 55,000 हो गया, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000। टोटल 2,30,000 आ रहा है, लेकिन ओवरऑल लिमिट 2 लाख से ऊपर नहीं हो सकती, ये पता है आप लोग को। ओवरऑल 2 लाख से ऊपर एक पर्सन को, एक एसएससी को 2 लाख से ऊपर, ऐसा नहीं कि दो हाउस है तो दो उधर ले ली दो इधर ले ली, 4 लाख की डिडक्शन मिल गई। 2 लाख की जो लिमिट है वो एसएससी वाइज है, पॉइंट समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी वाइज नहीं है। इसीलिए तो कल हम बात कर रहे थे ना कि एक ही प्रॉपर्टी को दो लोग अगर कोनरशिप बन जाते हैं तो फिर लिमिट अलग अलग मिलेगी। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, रिस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। ठीक है, हाँ हाँ देखिए ना जी, ये देखिए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, प्रोविजन बोल रहे हैं क्या? हाँ तो 2 लाख से ऊपर तो मिल ही नहीं सकती ना। ये देखिए ये बी है। हाँ तो सही तो लिखा है, 2 लाख से ऊपर तो है ही नहीं ना आपका करेंट ईयर का इंटरेस्ट, और अगर प्रायर इंटरेस्ट का 1/5 है वो भी ले लो आप, कुल मिला के 2 लाख से तो ऊपर जाना ही नहीं है। हाँ हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखो ए में क्या लिखा है, लोन बोरोड बिफोर 1499। ठीक है, तो नियम है ना आपका कि लोन, अगर आप 2 लाख की लिमिट कब मिलती है, जब कुछ कंडीशन पूरी होती है। कंडीशन क्या है, द लोन शुड बी टेकन ऑनर आफ्टर 1499, लोन शुड बी टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, और हाउस शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, ये याद है आपको। तो ये कंडीशन फुलफिल होगी तो 2 लाख की लिमिट मिलेगी, और कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो 30,000 की लिमिट मिलेगी। तो आप ये जो क्वेश्चन बनाया इसमें एक में 30,000 की लिमिट अप्लाई करके 30,000 दे दिया, और एक में 2 लाख की लिमिट अप्लाई करके 2 लाख दे दिया, तो क्या आप 2,30,000 डिडक्शन ले लें क्या? भाई ये क्वेश्चन से यही तो बता रहा है क्वेश्चन, उसी प्रोविजन का तो क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखो आप 2 लाख की लिमिट यहाँ मिली, ये रेस्ट्रिक्ट हुआ ना, और यहाँ पर 30,000 पे रेस्ट्रिक्ट करके 30,000 यहाँ मिल गया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये 2,30 पूरी डिडक्शन मिल जाएगी क्या आपको? तो ये ही है ए, और ये सॉरी, अगर ऊपर प्रोविजन के हिसाब से बोलेंगे तो ये है ए और ये है बी। अभी आप देख लो। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, लेट आउट में तो कोई लिमिट है ही नहीं ना, मैं तो क्लास शुरू यहाँ से किया था। फिर से बता देता हूँ, इंटरेस्ट की कोई लिमिट नहीं है, ये पहले याद करना चाहिए, और रह रह के याद आता। मैं क्लास हाउस प्रॉपर्टी हेड शुरू बाद में किया, पहले ये बताया कोई लिमिट नहीं है। इंटरेस्ट की लिमिट केवल और केवल एप्लीकेबल होती है जब सेल्फ ऑक्युपाइड या अनऑक्युपाइड हाउस हो, और उसमें भी जिसकी एनुअल वैल्यू नील ली जाती है, नहीं तो कोई लिमिट है ही नहीं। 2 करोड़ रुपए इंटरेस्ट दो आपको लाऊंगा, ये अलग चीज समझा रहा है और ये अलग चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये प्रोविजन, ये जो क्वेश्चन से सीखे वही लिखा हुआ है ऊपर में, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश। तो अभी इसके लिए हमको बैंक से सर्टिफिकेट वगैरह लेना पड़ेगा, थ्योरी ये देख लीजिएगा इसको। भाई आपने जो इंटरेस्ट दिया उसका बैंक से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। अनिरुद्ध हैज प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 1,30,000। ठीक है भाई, हिज फेयर रेंट इज 1,10,000 एंड द स्टैंडर्ड रेंट फिक्स बाय द रेंट कंट्रोल एक्ट। सही बात है, रेंट कंट्रोल एक्ट के थ्रू फिक्स होता है 1,20,000। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या आया फिलहाल बताइए तो जरा, 1,20,000। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, अनरियलाइज रेंट was 11,000 and all the condition prescribed under rule 4। rule 4 की prescribed condition क्या है? Anyone? बिल्कुल सही बात है, the tenant has vacated the property
पूरा एक्शन हमने ले लिया है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर। हाँ, जितना भी एक्शन हमने ले लिया है उसके प्रॉपर्टी खाली करा लिया, और अदर प्रॉपर्टी भी उसके ऑक्यूपेशन में तो उसको खाली करा लिया। ये है रूल 4। समझ में आ रही बात? ये रूल 4 पूरा होगा तो अनरियलाइज रेंट की क्या मिलेगी? रिडक्शन। किससे? एआरआर से। समझ में आ रही बात? थोड़ा अटैच कर रहा हूं, समझना। मैं प्रोविज क्वेश्चन के थ्रू आपको प्रोविजन रिकॉल कर रहा हूं, पढ़ लेना जाके। एंड सेटिस्फाइड, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो फिर हम एज्यूम कर लेते हैं। ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, इंटरेस्ट बोरोड ऑन कैपिटल वाज 40,000 ऑफ द ईयर, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 40,000, निकाल कर दिया इंटरेस्ट, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? सॉल्यूशन छोड़िए, 1,20। एआरआर कितना आएगा नॉर्मली? 11,000 के हिसाब से 12 कितना आ रहा है देखो जरा? 11,000 इंटू 12 कितना आ रहा है? 1,32,000। लेकिन अनरियलाइज रेंट के यहाँ पर कंडीशन पूरी हो गई। क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तो अजम्पशन डाल देना, ठीक है। माइनस कितना? 11,000 है क्या? 11 है ना? माइनस 11,000, तो ये आ गया आपका 1,21,000। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, ध्यान रखना, क्योंकि इफ यू आर कंपेयरिंग द 12 मंथ फिगर विद द लेसर फिगर, बट ऐसा ही है प्रोविजन। और ये कोई वैकेंसी का कॉन्सेप्ट भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है भाई। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 1,21,000। क्या माइनस होगा फिर? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 1,30,000 रुपये। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का कितना परसेंट? 10%। पेड हो गया क्या? क्वेश्चन में देखो तो लिखा है क्या? देखो तो क्वेश्चन में लिखा है क्या? पेड लिखा है? देखते हैं। 10% ऑफ ही पेड म्युनिसिपल टैक्स, कई बार नहीं लिखा रहता तो एजम्पशन डाल देना पेड हो गया है, ठीक है। तो यहां पर तो 13,000 माइनस कर देंगे अपन। 13,000 माइनस करने के बाद कितना आ गया हमारा? हाँ जी, 13,000 माइनस हो गया हमारा, गया 1,08,000। क्या चीज है ये? एनुअल वैल्यू। फिर क्या माइनस होगा? 30%। फिर क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट कितना है? 40,000। कोई लिमिट है क्या? क्यों? लेट आउट है, कोई लिमिट नहीं है। देखो आंसर आ रहा है क्या? 35,600। बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां पर नीचे एक नोट पढ़िए, इसमें पहले देख लो यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। अब नीचे एक नोट पढ़ी, क्या लिखा हुआ है? अल्टरनेटिवली एज पर इनकम टैक्स रिटर्न, क्या लिखा है समझो? इनकम टैक्स लॉ नहीं लिखा है, इनकम टैक्स रिटर्न। और रिटर्न कहां पर रहता है? रिटर्न का फॉर्मेट रूल्स में। तो बेसिकली हम इनकम टैक्स रूल्स की बात कर रहे हैं यहां पर। अनरियलाइज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। आपको भी ये नोट लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाला जो पॉइंट है उसमें कुछ नहीं था, मेरे को बस डिस्कस करना था आपसे, कोई पॉइंट ही नहीं था उसमें। एक्चुअली में इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 23 हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर अनरियलाइज रेंट को एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट से माइनस करने बोलता है, जो हमने किया भी है। लेकिन जब हम इनकम टैक्स रूल्स का रिटर्न फॉर्म देखते हैं ना, तो उस फॉर्मेट में जब आप देखोगे तो उसमें अनरियलाइज रेंट को जीएवी के बाद माइनस किया है। और मैं आपको बता दूं, जीएवी के बाद माइनस करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है? आप देख लो इस आंसर में, ये जो हम बना रहे थे इसमें आपको विच एवर इज हायर क्या आया है? 121, ठीक है। अगर विच एवर इज हाई, अब यहां पर देखिए म्युनिसिपल टैक्स कहां से माइनस, यहां पे यहीं पर माइनस कर दिया आपने, ठीक है, आपने यहीं पर माइनस कर दिया। मान लो हायर ये आता, मान लो हायर ये था 150, समझना बात को, 150, तो ये कितना लेते फिर आप? 150 लेते। तो इसके माइनस करने और नहीं करने का तो कोई मायने ही नहीं रहता ना। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए? ये 150 अगर रहता और ये अनरियलाइज रेंट आप यहाँ माइनस कर रहे हो, मतलब डिडक्शन ले रहे हो ना, तो मैं बोलता हूँ डिडक्शन की कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों? ये जैसे माइनस करो तो 1,21 आएगा तो भी 150, डिडक्शन नहीं मिलेगा तो भी 150, तो फायदा क्या हुआ? तो बेसिकली एक अल्टरनेट अप्रोच है जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्मेट से देखी गई है, जहां पर जीएवी के बाद अनरियलाइज रेंट माइनस करने बोला गया है। तो ये हमको एग्जाम में लिखना है, भले सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व ऐसे ही करना है। आप फॉर्म देख सकते हैं गूगल में। देन जीएवी वुड बी, तो उस केस में क्या होगा फिर? जीएवी वुड बी, अब देखो तो ये समझ में आ रहा है क्या? 132 being higher of the expected rent 120 and actually 132. Thereafter unrealized rent 11,000 and the municipal tax 13,000 would be deducted from GAV 132 to arrive at the NAV. समझ में आ रही बात? और उसका पर्पस समझ में आ रहा है? ये अल्टरनेट अप्रोच को स्पेशल मार्क कर लीजिए। तो क्वेश्चन तो इजी था, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए।
134। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है गणेश हैज द प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 250, फेयर रेंट इज 2 लाख एंड द स्टैंडर्ड रेंट इज अ 210। तो नेचुरली हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, मैं यहीं पर लिखता हूं और एक्सपेक्टेड रेंट इज, बताइए, 2,10,000। सही है क्या? चलिए सॉल्यूशन अभी मत देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मेरे को आगे लिख रहा है द प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, हाउएवर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 31 जनवरी 21। तो कितने महीने वैकेट रही? 2 महीने, फेब्रुवरी एंड मार्च। द अनरिलाइज रेंट वॉज 20,000। ओके, अनरिलाइज रेंट भी है, ध्यान रखिए दोनों पॉइंट दिया है। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड, ही पेड म्युनिसिपल टैक्स। छोड़िए इस बात को, मेरे को बताइए ARR कितना आएगा, बस ये बताइए। कितना, 20,000 है क्या रेंट? हाँ जी, बताइए ARR कितना आएगा? 2 लाख। सबसे पहले तो हम निकालेंगे इंटू 10 करके, तो कितना आ गया? 2 लाख। और इस 2 लाख में माइनस होगा अनरिलाइज रेंट, दैट इज 20 है, तो आ गया 1,80,000। कोई डाउट है क्या इसमें? अब हम देखते हैं क्या एक्चुअल रेंट ER से कम है, तो मैं नीचे लिखता हूं, ARR इज लेस देन ER। क्या सही लिखा हूं? यस, करेक्ट है। क्या ARR, क्या लिखूं, मोर देन इक्वल टू प्रोपोर्शनेट ER? तो चेक करो कैसे निकालेंगे। 2,10,000 इंटू, निकालते जाओ साथ में प्रैक्टिस होगी, 10 डिवाइडेड बाई 12 कितना आ रहा है? 1,75,175। ठीक है, तो यस भाई, यहां पर तो एक्चुअल रेंट 180 ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना लेने वाले हैं? 1,80,000। कोई पॉइंट समझ में आ रहा है? इसके बाद कोई पॉइंट है नहीं इसमें, लेकिन यहां पर एक अगेन एक अल्टरनेट अप्रोच का नोट आपको लिखना है। कौन सा? अनरिलाइज रेंट वाला। देखो आंसर टैली हो रहा है कि एक बार, अपन कहां तक निकाले थे? 180 GAV ना, तो हमारा GAV 180, 20,000 म्युनिसिपल, 8% माइनस होगा नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद 30% और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दिया है क्या? हाँ जी। हम्म, और ये अल्टरनेट अप्रोच को भी मार्क कर लो, ये लिखना है आपको। हाँ, पुराने स्टडी को तो छूना भी पाप है। पुराने स्टडी आपके भूल के नहीं पढ़ना पाप है, मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। हम्म, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आ जाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में हम बात करते हैं, आपको क्या पुराने, देखो डेट भी चेंज दिखती होगी। अभी एक तो कैपिटल गेन चालू होगा तो इंडेक्सेशन पूरा चेंज हो जाएगा, आंसर मैच नहीं होगा, तो एग्जाम में ना वो फील नहीं आती, मतलब एक हमारी स्पीड कम हो जाती है। अभी क्या होता है हमारे माइंड में ना, धीरे धीरे जब पढ़ते हैं ना फ्रेश मटेरियल से, तो हमारे प्रीवियस ईयर सेट होता है। अभी बार बार इसमें 1920 दिखता होगा, जबकि हमको किस पे काम करना है? 2021 में, तो कंफ्यूज करेगा हमको। वैसे इनकम टैक्स अपने आप में कम कंफ्यूजिंग थोड़ी ना, कहाँ फंसाता है पता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्णा हैज द वन हाउस प्रॉपर्टी इन इंदिरा नगर, बेंगलोर में है, इंडिया में। स्टे विथ हर फैमिली इन हाउस, द रेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000। ये क्या चीज है? 25 फेयर रेंट है। घुमा फिरा के क्या लिखा है? ये फेयर रेंट। समझ में आई बात? The municipal valuation is 2,80,000 and the municipal tax was paid 8,000. Okay, the house constructed begin in April 14 with a loan of rupees 20 lakh taken from SBI Housing Finance, 9% rate है on 1/4/14. The construction was completed on 30/11/2016. The accumulated interest up to 31st March 16 कितना है? 3,60,000। कुछ समझ में आया? सीधा निकाल कर दिया है, निकाल कर दिया। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 16 360। क्या करना है इसका बताओ? 5 इंस्टॉलमेंट निकालना है, बताओ कितनी इंस्टॉलमेंट आ रही है? सीधा टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। डिवाइडेड बाई 5 कितना आ रहा है? 72,000। अब मेरे को मैडम आप बताइए कि 72,000 आ रहा है आपका, ये पहली इंस्टॉलमेंट कौन से ईयर में मिली होगी? बस ये बता दो। 17-18 क्या प्रीवियस ईयर के असेसमेंट ईयर, क्या बोल रहे हो? प्रीवियस ईयर सही है क्या? 15-16 सही है, प्रीवियस ईयर 15-16। देखो तो कब कंप्लीट हुआ है हाउस?
30/11 नई स्टडी है पुरानी स्टडी है? आपकी कौन सी स्टडी मटेरियल है? नहीं है ना, हाँ। कब कंप्लीट हुआ है? 2016, मतलब प्रीवियस ईयर 16-17। एक ने भी सही आंसर नहीं दिया है। आप एक साल आगे बढ़ गए। सर पुरानी स्टडी है ना, तो इसमें तो एक साल पहले ही रहेगा ना। तो अपन तो इस साल जो एग्जाम देने वाले उस हिसाब से ही बात कर लेते ना। हाँ, क्या दिया है आपका? हाँ। हम्म। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, केवल एक ही चीज पूछने लायक था और मैंने पूछा। क्या चार्ज होगा? कहाँ चार्ज होगा? सही में चार्ज होगा? एक एग्जाम देने के बाद आप एक्सपेंस को चार्ज होगा बोलते हो तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब निकलता कैसे है, मतलब कैसे बोल लेते हो, कैसा कर लेते हो आप लोग ऐसा? इंटरेस्ट अलाउ होगा भैया, इससे पूरा विजन बदल जाता है ना। मतलब मेरे को सुन भी नहीं पा रहा था मैं। इंटरेस्ट विल बी अलाउड। तो एक इंस्टॉलमेंट 72,000 की आई इसमें। तो कौन सा पहले? 72,000। 72,000 जो पांचवी इंस्टॉलमेंट आई है वो सबसे पहली बार फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली होगी 16-17 प्रीवियस ईयर में। सही लिखा हूं? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलेगी होगी 17-18 में, फिर 18-19, फिर 19-20। चार हो गई, फिर पांचवी 20-21। मतलब आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये वाला। सही लिखा हूं ना? इसका मतलब यहां पर फिफ्थ इंस्टॉलमेंट मिल रही है। एक और साल लेट हो जाता तो यहां इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती। अगर मैं इसी क्वेश्चन को इसको 15 कर दूं अभी, तो इस केस में हमको करंट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें करंट इंटरेस्ट तो निकलेगा, लेकिन प्रायर इंटरेस्ट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 3,60,000 आपको फिगर यहां पर क्या कर दिया, निकाल कर दे दिया। फिर ऑन 31 March 2021 पुनः पेड 2,40,000 विच इंक्लूड्स 1,80,000 एज इंटरेस्ट। तो ठीक है, ऑन 31 March 2021 मतलब कौन से ईयर का दिया हुआ है? 2021 में 2,40 दिया जिसमें 1,80 इंटरेस्ट है, तो हमको तो 1,80 इंटरेस्ट से मतलब है। तो 1,80 का इंटरेस्ट करंट ईयर का और 72 ओल्ड ईयर्स का। कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट लगेगी इसमें? सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या लिया लोगे? एनुअल वैल्यू नील। समझ में आ रही बात? एनुअल वैल्यू क्या लोगे? नील। तो इंटरेस्ट की लिमिट लगेगी। टोटल कितना आ गया इंटरेस्ट? 1,80 और 72। हाँ जी, 252 आ रहा है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। 2 लाख की लिमिट लेने के क्या है? लोन शुड बी टेकन। कब लेना है बताओ, क्या कंडीशन है? हम्म। 99, हाँ। आफ्टर नहीं, एक्चुअल में ऑन और आफ्टर है वो। 1 अप्रैल 9 अगर को ले लोगे लोन तो नहीं लेंगे केस में, हाँ। और अगर रिपेयर के लिए लिया तो इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलेगी 30। वेरी गुड, ठीक है, आगे। और अभी तो बताया हूँ। हाँ जी बताओ सर। हाँ बताओ। ये तो देहाती लोग बोलते हैं ऐसा, हाँ। नहीं, मजा नहीं आ रही है। गलत। हाँ सर। 5 साल वाला नियम कैसे बोलना है? 5 साल। द 5 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। समझ में आ रही बात? मतलब अगर मैंने, जैसे कि कब लोन लिया इसने, मैं एक डेट देता हूं। मैंने लोन लिया है, मैंने लोन लिया है 1 अक्टूबर 2017 को। बताइए किस तारीख तक घर बन जाना चाहिए मेरा? 31 मार्च 23। और कोई? सही है ना? क्योंकि आपने 17-18 पहले कंप्लीट कर लो, इसके बाद गिनना है 18, 19, 20, 21, 22, 23। जी, ये क्लियर होना चाहिए। जहां पर प्रोविजन लिखा वहां पे एक छोटा सा एग्जांपल जनरेट कर लो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। चलिए,
देखो भाई, कोई प्रॉब्लम? एनुअल वैल्यू क्या लिया है इसने? नील लिया है, ठीक बात है। और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किए, 180 कौन सा है? करंट ईयर का है। और 72 कौन सा है? 1/5। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट थी तो 5 बची भाई, इसको भी चेक किया हमने। टोटल मिलाकर हमारे पास ज़्यादा आ गया, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, 2 लाख की कंडीशन में डाल दिए। और इसने जो पेमेंट किया था 180, 240 किया था एक्चुअली में, तो 180 क्यों लिया आपने? क्योंकि इंटरेस्ट का ही फैक्टर है। तो 240 में हमने 180 जो है वो इंटरेस्ट का है, तो बचा 60,000 रुपये। क्या चीज़ है? प्रिंसिपल रिपेमेंट। इसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट होगा? पक्का? 80C के लिए एलिजिबल होता है। प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन विल बी एलिजिबल फॉर 80C। किसी को बताने के बाद भी याद नहीं आ रहा है? हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल रिपेमेंट करते हो आप, इट विल बी एलिजिबल पेमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 80C। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो करके लिखा नहीं, आप नोट कर लो कम से कम, यहाँ कनेक्टिविटी स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। पेज नंबर 7.15 रिफर करो, वहां पर ये देखो, डिडक्शन वाले चैप्टर का पेज है 7.15। 80C का यहाँ पर लिस्ट बनी हुई, पता है ना कि 22 से 23 ऐसे पेमेंट है जिसके थ्रू हमको क्या मिलती है? 80C। उसमें से पेज नंबर 7.15 में पॉइंट नंबर 16, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंस, ये एलिजिबिलिटी है इसमें। मतलब जब हम टोटल इनकम का क्वेश्चन बनाते हैं तो इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल रिपेमेंट को हमको कहाँ उठा के ले जाना है? वहां क्यों यूज नहीं हो रहा है पॉइंट? क्योंकि हमको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालना है, और ये कहाँ मिलती है? जीटीआई के बाद। तो अगर टोटल इनकम निकालते तो यहाँ यूज होता। हम्म। मैं जो बताया समझ में आया ना? हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे हो आप? क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो? हाँ, तो पहले वाले में हमने कोई प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं किया है, लेकिन करंट ईयर में तो 240 दिया है ना, और जिसमें से 180 इंटरेस्ट का है, तो बाकी काय का है? तो ये नोट लिख लेना, पेज नंबर रिफर करना, तो इंटरकनेक्टिविटी आपकी आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए फटाफट। जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा नोटशीट बनाइए, तब आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन तो देखिए 90% तो कैलकुलेशन एकदम बेसिक है ना, उसमें क्या सिखाऊंगा मैं? जो एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूँ उसको समझिए। हाँ जी, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में आ जाइए फटाफट। क्या लिखा हुआ है देखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 में लिखा है, श्रीमती राजलक्ष्मी owns a house property at Adyar, Chennai. The municipal valuation of the property is 5 lakh, fair rent है 420, स्टैंडर्ड रेंट है 480, तो एक्सपेक्टेड हो गया मेरे ख्याल से 480। सही है ना? प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 20। देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी एंड, उसके बाद वैकेट हो गया, एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? किराए से कब तक था? कितने महीने था ऐसा पूछूं मैं तो? दिसंबर तक ना, मतलब 9 महीने हो गया भाई। दिसंबर तक तो 9 महीने होगा, फिर जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने तो गायब हुआ। तो इस क्वेश्चन में बनाने की हड़बड़ी मत करना। 9 क्या, और उसके बाद उसने खाली कर दिया, तो खाली कर दिया तो आगे क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर 3 महीना वैकेंसी लिख लूं क्या? हाँ जी? नहीं,
ये वैकेंसी का क्वेश्चन नहीं है, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। आराम से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड ओनर जो है यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। यहां तक समझ में आ रही बात? तो मैं यहां पर लिखता हूं 3 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड। तो आपको इस क्वेश्चन में ये एकदम क्लियर कट समझना चाहिए, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वैकेंसी। ठीक है। दूसरी बात, अब सेल्फ ऑक्युपाइड किया है तो क्या है, नील एनुअल वैल्यू लेने मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस का नील एनुअल वैल्यू तभी मिलता है जब आप कोई बेनिफिट नहीं लेते। तो फिर ये क्या है, ये नॉर्मल लेट आउट। अब लेट आउट है तो हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल करते हैं, वैसा ही करना है और आंसर निकालने मत भागना भी। तो एक्सपेक्टेड रेंट लेना हमको, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लेना है? पूरा 12 महीने का आएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। जब लेट आउट है ड्रीम टू बी लेट आउट, ये सेल्फ ऑक्युपाइड पीरियड भी क्या हो गया, लेट आउट। सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब या तो नील एनुअल वैल्यू लेने मिलेगा या पूरा कैलकुलेशन होगा। तो यहां पर पूरा एक्सपेक्टेड रेंट जो भी आपका आएगा, कितना निकाले थे आपने, 480, जो भी है वो कोई मैटर नहीं है। अब मेरे को बताओ कि एआरआर कितना आएगा, अनरिलाइज रेंट भी देख। अभी तो बताओ 9 महीने का लेना है कि 12 महीने का लेना है? 3 महीने तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, कुछ आना ही नहीं है। तो कितना रुपए रेंट है, 50,000 इंटू 9, लेकिन शायद इसमें अनरिलाइज रेंट भी है। द रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर कुड नॉट रियलाइज इन स्पाइट ऑफ ओनर्स एफर्ट। पूरा एफर्ट कर लिया, मतलब हम ये नोट डाल देंगे कि रूल 4, हाँ लिखा है तो अच्छी बात है। ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड रूल 4 आर सेटिस्फाइड, इज पेड म्युनिसिपल टैक्स, छोड़िए इसको। तो इसमें माइनस क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए। तो भैया अल्टीमेटली कितना आ रहा है, हाँ जी, इंटू 9 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 350, और वो कितना 420, तो कितना आ गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू 420। वैकेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे तो बस नॉर्मल सी पॉइंट है, म्युनिसिपल टैक्स पेड 12% ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा यहाँ देखो, म्युनिसिपल टैक्स पेड 12% मतलब कुछ नहीं दिया, लेकिन म्युनिसिपल वैल्यूएशन का ही निकाला जाता है ना। ओके, शी पेड इंटरेस्ट 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर फॉर द, कितनी लिमिट लगेगी, कोई लिमिट नहीं लगेगी, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। ठीक है ना, ये चैप्टर स्टार्ट कहां से क्यों, मैं लिमिट नहीं है इंटरेस्ट में, मैं इसकी वरी क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बना के पेपर आते हैं और यही गलती करके आते हैं। तो कोई लिमिट नहीं है। 25,000 दिया है, अगर ये 1,25,000 रहता तो पूरा 1,25,000 अलाउ हो जाता है, इसको स्पेशली भी लिख लेना आप। ठीक है, कंप्यूटर। अब देखिए कुछ खास तो बचा नहीं इसमें, 420 आपका सीधा सीधा आया होगा, 480 है क्या, 480 कहां से आ गया, नहीं नहीं तो, हाँ हाँ 480 सर, करेक्ट 480। तो 480 आ गया, तो 480 माइनस म्यूनसिपल टैक्स एनुअल वैल्यू 30% माइनस होगा, इंटरेस्ट माइनस होगा, ये 1,25 होता तो भी माइनस करते, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका। और यहाँ पर एक अल्टरनेट अप्रोच फिर से आपको लिखना है, किस संबंध में, अनरिलाइज रेंट में लिखना ही लिखना है, स्टडी मटेरियल ने सजेस्ट किया है। बल्कि ये तो स्टडी में आ गया, जब पुराने समय में स्टडी में नहीं था ये, तो हम उसको ये अल्टरनेट अप्रोच से बनवाते थे क्वेश्चन, क्योंकि प्रैक्टिकली अल्टरनेट अप्रोच ही, सोच के देखो ना, यही बेनिफिशियल है। और रिटर्न का जो फॉर्म है वो भी ऐसा ही है, तो हम फॉर्म ही तो फिलअप करते हैं ना। बट अभी स्टडी मटेरियल ने ये फॉलो किया है, क्योंकि एक्ट में ये वर्डिंग लिखी करके ऐसा कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली यूज तो यही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो कम ने अल्टरनेट व्यू लिखना है आप। चलिए कौन सा क्वेश्चन हो गया ये, आ जाइए 8 में। ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 8, चेक करो क्या लिखा है, 3 हाउस वाला है क्या? हाँ जी, गणेश हैज 3 हाउस ऑफ विच ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्युपाइड। नियम क्या है, अगर तीनों हाउस पूरा पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड रहा तो तीनों इलिजिबल हो गया शायद कायदे से। तो 3 में से केवल कौन सा सेलेक्ट कर पाएंगे, 2। तो 2 सिलेक्शन कैसे करना चाहिए जिससे आपको टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लोअर हो। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 हाउस है, 3 कॉम्बिनेशन। एक बार आप बनाएंगे
या ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो, तीन में से एक को छोड़ना है ना, तो एक बार हाउस वन को छोड़ के देखेंगे, तो कॉम्बिनेशन बनेगा टू और थ्री का। टू को छोड़ूंगा मैं, तो कॉम्बिनेशन वन और थ्री का। हाउस थ्री को छोड़ूंगा तो वन और टू का। तो एक कॉम्बिनेशन ऐसा सोचिए। तो एक एक बार एक एक ऑप्शन को छोड़ना है, और तीनों में जो हमको मिनिमम टैक्सेबल इनकम निकालेगा वो सेलेक्ट होगा। तो एक तो इसकी थ्योरी शॉर्ट में लिख देना आप, सेक्शन 23(2) की, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या डिटेल दिया है। म्युनिसिपल रिलेशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। अब यहाँ पर एक्चुअल रेंट नहीं दिया हुआ, क्यों नहीं दिया है, कहाँ से देगा, सेल्फ ऑक्युपाइड है, दिया भी नहीं रहेगा। ठीक है। डेट ऑफ कंप्लीशन, अब यहाँ पर डेट ऑफ कंप्लीशन है, परचेज दिया 31 मार्च 1999। इसका मतलब क्या है, जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर फोकस करना ना, आंसर तो बन ही जाएगा। 31 मार्च 99, इसका मतलब है जब मैं हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड में। अच्छा एक बात बताओ, तीन में से दो सेल्फ ऑक्युपाइड लोगे, तो जो छूट जाएगा उसमें इंटरेस्ट की लिमिट एप्लीकेबल होगी क्या, नहीं होगी। तो हाउस वन जब सेल्फ ऑक्युपाइड जैसा ट्रीट करोगे, तो वहाँ इंटरेस्ट की लिमिट कितनी रहेगी, इंटरेस्ट तो शायद है भी नहीं, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट की लिमिट रहेगी 30,000। और बाकी हाउस में लिमिट कितनी रहेगी, रिपेयर के लिए दिया होगा। तो अब देखो, एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है देखना, दूसरा यहां पर इंटरेस्ट में ये रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये 55,000 रुपए में अमाउंट, अगर ये सेल्फ ऑक्युपाइड रहता है, हाउस टू को मैं नील लेके चलूंगा जब, तो यहां पर कितना लूंगा 30,000, और हाउस टू को लेट आउट लेके चलूंगा डीम टू भी तब, तो कितना अलाउ होगा, पूरा 55,000। ये बात समझ में आ रही है। फिर इंटरेस्ट ऑन करेंट ईयर ऑन द मनी बोरोड इन जुलाई फॉर द परचेज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो परचेज के लिए तो 175। जब हाउस थ्री को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड लेके चलूंगा ऑप्शन में, तो वहां पर लिमिट कितनी लगेगी, 2 लाख, मतलब 175 पूरा अलाउ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है। कंप्यूट गणेश इनकम फॉर द एसेस फॉर हाउस प्रॉपर्टी एटसेट्रा एंड सजेशन पूछ रहा है विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्युपाइड सो दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। अब अगर फॉर्मेट की बात करें तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत सिंपल है। आप तीनों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में तीनों केस में क्या कर लीजिए, एक्सपेक्टेड एंड निकाल लीजिए। तीनों केस में आप एक्सपेक्टेड एंड निकाल लीजिए, या एनुअल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उसके बाद तीन ऑप्शन बनाने हैं, प्रेजेंट करने हैं। ऑप्शन 1, 2 एंड 3, ऑप्शन 2, 1 एंड 3, ऑप्शन 3, 1 एंड 2, और तीनों में टैक्सेबल इनकम को जोड़कर दिखाना है। चेक करो भाई। Let us first calculate the income from each house property assuming that they are deemed to be let out। ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको तीनों को एक न एक बार तो लेट आउट ट्रीट करना है ना, तो क्यों ना टेबुलर फॉर्म में। अब प्रेजेंटेशन की बात करें, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट ये इसलिए है क्योंकि तीनों में एक न एक को तो सबको आपको लेट आउट ट्रीट करना ही है ना, तो तीनों को एक बार लेट आउट ट्रीट करके पूरा टेबुलर फॉर्म में बना दो, फिर ऑप्शन बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये क्या मान रहे हैं कि तीनों लेट आउट है मानकर एक बार कैलकुलेशन करें, वर्किंग नोट है देखा जाए तो ये। तो ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड एंड चेक करो सही आ रहा है क्या। 350, 360, 375 म्युनिसिपल टैक्स माइनस हो गया, और आपका नेट एनुअल वैल्यू ये आ गया। चेक कर लो भाई सही है क्या, पक्का। तो ये नेट एनुअल वैल्यू जो आई है, ये क्या मानकर आई है, लेट आउट है। उसके बाद देखो 30% भी माइनस होगा अगर लेट आउट होगा तो, और आई थिंक इंटरेस्ट की रिडक्शन भी पूरी मिल जाएगी। देखो यहाँ पर लिमिट कहाँ लग रही है। तो ये हमने कब निकाला, 298। पहले चेक कर लो, कोई डाउट है इसमें, जब ये तीनों लेट आउट होते। लेकिन अब करना क्या है, अब ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन 1 हाउस 1 एंड 2 सेल्फ ऑक्युपाइड, और किसको ले लिया हमने डीम टू बी लेट आउट, 3। तो बताइए हाउस 3 का इनकम कितनी आएगी, ये ऊपर बनी हुई है देखिए 73,640, उसको यूज करना है बस। तो हाउस 1 और 2 में क्या आएगा, हाउस 1 में नील, हाउस 1 में देखो इंटरेस्ट भी नहीं है, हाउस 1 में इंटरेस्ट भी नहीं है, तो बस हो गया नील, कुछ तो मिलेगा ही नहीं। हाउस 2 में नील लेंगे, इंटरेस्ट है क्या, है ना, 30% तो मिलता नहीं है, तो इंटरेस्ट कितना है 55,000, मिलेगा कितना 30,000, तो देखो 30 आ गया। और हाउस 3 का ये कहाँ से आया समझ में आ रहा, हमारे वर्किंग नोट से उठा लिया हमने सीधा, ये तरीका है इसको प्रेजेंट करने का। तो ये आपका आ गया। अगर ये कंडीशन होगा तो 43,640 आएगा। अब देखो दूसरे ऑप्शन पे चले जाओ, हाउस 1 एंड 3 सेल्फ ऑक्युपाइड लेते हैं, और 2 को क्या लेते हैं, लेट आउट। तो 2 तो हमारे देखो यहां से आ गया, 2 कितना निकाले थे हमने 176,840, ये आ गया। हाउस 1 का नील, और हाउस 3 का चेक कर लो, ये 175 सही लिखा है क्या, नील माइनस 175, 2 लाख की लिमिट है। टोटल कितना आ गया 1840, यही कम दिख रहा है भाई, एक ऑप्शन बच गया। और 2 एंड 3 को ले लेते हैं, 2 एंड 3 में क्या हो जाएगा, हाउस 1 लेट आउट हो जाएगा, तो हाउस 1 में कितना निकालते हैं 219, ये तो हमारी वर्किंग की हुई है। यहाँ पर बकायदा लिखना रिफर अवर वर्किंग नोट,
सबसे पहले तो यही बनाओगे ना, ये मानते हुए कि सभी लेट आउट है, और फिर हाउस 2 का जो है 30,000 मिलेगा और हाउस 3 का 175। लेकिन अब ये देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर, अगर मैं 30 निकालता हूँ तो ये भी माइनस में आ गया और 175, लेकिन ऐसे एक एसएससी को किससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती, 2 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिल सकती। क्या कर दिया दोनों मिलाकर, 2 लाख। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि 2 लाख की जो लिमिट है वो एसएससी वाइज है, किसी भी हालत में 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। तो फाइनली 19,800, अभी भी लेसर यही है मेरे ख्याल से। तो मतलब फाइनली विच हाउस यू हैव सेलेक्टेड एज अ सेल्फ ऑक्युपाइड बोलूं अगर मैं, तो यू हैव टेकन हाउस 1 and 3। इस क्वेश्चन में ना कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो मतलब हाँ टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये बेस्ट वे है बनाने का। सबसे पहले फिर से सुन लो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एज्यूमिंग दैट ऑल हाउस इज लेट हाउस डीम टू बी लेट आउट, उसको बना लीजिए। वो पूरे तीनों ऑप्शन में आपके काम आएगा। 4 हाउस दे दिया कभी तो 4 ऑप्शन बनेंगे, जितने हाउस उतने ऑप्शन। कारण क्योंकि हर हाउस को एक बार तो डीम लेट आउट चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, देखते हैं क्या खास बात है इस क्वेश्चन में। हाँ हाँ, 4 हाउस रहेंगे तो 2 को डीम लेट आउट मानना पड़ेगा। तो आप पहले 1 और 2 को लेट आउट लेंगे। हाँ, नो ऑप्शन, क्यों? हम्म, मतलब नहीं आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। 1 2 3 4, 4 हाउस है और हमको 2 हाउस को ही लेना है। तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा ये 1, ठीक है, फिर दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा 2 3, है ना, 3, फिर 4, 5। वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं ना, उससे ही निकलेगा ये मेरे ख्याल से परमुटेशन है शायद, कॉम्बिनेशन नहीं है ना। 4 × 3 मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो 2 × 1 कितना होता है देखो, 24 ऑप्शन तो नहीं बन जाएंगे? हाँ, सोचता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं आएगा मतलब? अच्छा, इसीलिए सोच समझ के 3 हाउस का दिया है। हाँ, ऑप्शन तो फिर वो 4 नहीं ज़्यादा बन रहे हैं, सही बात है। चलिए, आ, प्रेम ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन मद्रास, मद्रास समझते हैं ना, चेन्नई। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 2/3 पोर्शन ऑफ हाउस वॉज सेल्फ ऑक्युपाइड। अब ये मामला अलग है। पहले हमने पढ़ा था टाइम पार्टीशन, याद है कि एक हाउस का 9 मंथ लेट आउट और 3 मंथ सेल्फ ऑक्युपाइड। इसको मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, एक्ट ने तो नहीं दिया, हमने उसका क्या किया, टाइम पार्टीशन किया। अब ये क्या कर रहा है, इसको प्लेस पार्टीशन कर रहा है। तो एक फंडा ध्यान करना कि अगर किसी घर का प्लेस पार्टीशन हो रहा है कि भाई 2/3 पोर्शन में वो रह रहा है, 1/3 को लेट आउट किया है, इसका मतलब देर इज अ 2 रेसिडेंशियल यूनिट। वो 2 हाउस का कैलकुलेशन, वो 2 यूनिट है वो, तभी तो पॉसिबल है ना, तो बात खत्म हो गई। और जो कॉमन चीजें उसको 2/3 1/3 में डिवाइड करना है। तो 1/3 पोर्शन वॉज लेट आउट फॉर द रेसिडेंशियल पर्पज एट द रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 3 लाख, फेयर रेंट 270 एंड द स्टैंडर्ड रेंट 3 लाख 330 पर एनम। अब बताइए ये एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ रहा है, बस इतना बताओ मेरे को। पूरे हाउस का आ रहा है ना ये तो, 3 लाख आएगा ना जी। 3 और 270 विच एवर इज हाइयर, 3 रेस्ट्रिक्टेड 330, तो आ गया 3 लाख। ये किसका है, पूरे हाउस का। जबकि हमको यहां पर कैलकुलेशन में कितना लेना है, 1/3 लेना है। 2/3 क्या है, सेल्फ, जिस, और ये 1/3 लेना है, तो 1/3 जब लेंगे तो इट विल बी 1 लाख। क्या ये समझ में आ रही बात? और जो 2/3 हिस्सा है, अगर पूरा पूरा बेनिफिट है तो इसमें एनुअल वैल्यू क्या लेने वाले हैं, सीधा नील। 2 घर हो गया मतलब सीधा सीधा ये, ठीक है।
उसके बाद ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। अगेन ये पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स है, तो हम हर चीज को क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको 1/3 करेंगे। A loan of 25 lakh was taken by him during the previous during the 2016 for acquiring the property। अब ये 25 लाख भी लोन पूरे घर का है। द इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज 1,20,000, तो इसको भी 2/3 1/3 में बांट देना। 1/3 वाला पूरा अलाउ जाएगा, 2/3 वाला रेस्ट्रिक्शन चेक करके अलाउ होगा। सही बोल रहा हूँ क्या? कंप्यूटर ठीक है, तो क्वेश्चन कम से कम लेट आउट का निकालो, दोनों निकालो, कैलकुलेटर में निकालो, कम से कम आंसर चेक करो आ रहा है क्या। तो फंडामेंटल बिल्कुल सीधा है इसका कि जब भी ऐसा किसी कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसको आप उस रेशियो में डिवाइड कर दो। एंड ट्रीट इज अ सेपरेट हाउस। अगर मैं नीचे रहता हूं ऊपर किराए से दे दिया हूं, इसका मतलब पक्का है कि ऊपर एक पूरी की पूरी रेसिडेंशियल यूनिट है, दैट इज अ 1 हाउस 2 हाउस। आंसर चेक करो, थ्योरी पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा है। देर आर 2 यूनिट्स ऑफ द हाउस, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ठीक है, डिराइव फ्रॉम दैट यूनिट इट। अब यहां क्या लिखा है देखो, इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ ऑक्युपाइड एंड द एनुअल वैल्यू विल बी टेकन एज नील। मतलब उसका अलग हिस्से को नील लेना है और उसको लेट आउट जैसा ट्रीट करना है। यूनिट 2 विद 1/3 एरिया इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, एनुअल विल बी टेकन एज सेक्शन 23(1), मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करना है बोल रहा है। 1/3 का एनुअल वैल्यू नील है और 1,20,000 इंटरेस्ट दिया, मतलब उसका 2/3 आएगा। 1/20 डिवाइडेड बाई सॉरी इंटू 2 डिवाइड बाई 3, ये आपका आ गया 80,000। और 80,000 इज अ आई थिंक विद इन द लिमिट है। कौन सी लिमिट लागू होगी इसमें, 30 की 2 लाख? 2 लाख, तो 80,000 पूरा अलाउ हो जाएगा, -80 आ गया आपके पास। और यहाँ पर आपका देखिए 1 लाख हमने निकाला था, ध्यान है आपको। तो इस 1 लाख में एक्चुअल रेंट जो है वो कितना दिया हुआ है, कितने रेंट पर दिया है, 8,000 है क्या, 96,000। तो यहाँ पर विच एवर इज हाइयर 1 लाख ही आएगा। और 1 लाख में क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का भी 1/3 लेंगे अपन, तो देखो 10,000 आ रहा है क्या, ये आ गया एनुअल वैल्यू। 30% तो मिलेगा ही मिलेगा, और इंटरेस्ट की रिडक्शन 1/3 मिलेगी 40,000, और ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी भी हमारे पास 57,000 का क्या बच गया, लॉस। क्या करना है इसका, पहले इस साल का तो सोच लो। इस साल अगर किसी भी हेड में कोई प्रॉफिट है तो ये एडजस्ट हो जाएगा, सैलरी हेड से एडजस्ट हो जाएगा पक्का। हाउस प्रॉपर्टी तो खैर नहीं है, तभी तो आगे बढ़े। पीजीबीपी से एडजस्ट हो जाएगा, पीजीबीपी में स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से हो जाएगा, हो जाएगा। समझ रहे बात, किससे नहीं होता है मैं पूछा ही नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसको बताओ, है ना। जहां पूछ रहा हूँ फोकस करो, तभी प्रैक्टिस होगी। पता रहता है लेकिन गलत करके आते हैं, फायदा क्या आपके पता होने का। ठीक है, तो पीजीबीपी में एडजस्ट हो जाएगा लॉस, बिल्कुल ठीक है। पीजीबीपी में स्पेकुलेशन नेचर के प्रॉफिट से एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताओ, एडजस्ट हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लॉन्ग टर्म कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम जितनी भी है सब उस स्पेशल नेचर के लॉस के लिए, समझ रहे हैं बात को। ओके, अब क्या बच गया हेड हमारे पास, हाँ अब क्या हेड बढ़ गया, अदर सोर्सेज। आईओएस से एडजस्ट हो जाएगा। मैं ऐसा पूछ कहाँ रहा हूँ, वो जो आप जो बताना चाह रहे हैं, जो आपको रटा वो मैं पूछूंगा, अभी आगे बढ़ जाऊंगा। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो, तो प्रैक्टिस होगी। आईओएस से एडजस्ट हो जाएगा। आईओएस बोल रहा हूँ तो विनिंग थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, आईओएस बोल रहा हूँ तो इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, डिविडेंड की बात कर लेते हैं। बताओ डिविडेंड से एडजस्ट हो जाएगा पक्का, क्यों नहीं होगा। डिविडेंड चार्जेबल होता है कि नहीं आईओएस में, होता है, तो क्यों नहीं एडजस्ट होगा। ठीक है, और जो आपको पता है मैं पूछा ही नहीं, देखो सोचते रहो आप, ये क्यों नहीं पूछते सर, यही तो एग्जाम होती है, ये क्यों नहीं पूछता एग्जाम में, यही लगता है हमको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गए। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 20। तो भैया इसने सेल कर दी, कब की, कौन से प्रीवियस ईयर में की, बताएंगे क्या। 1920 है ना, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर देने में फोकस करना। 1920,
तो बताइए 2021 का जब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो एचपी हेड में ओनर तो है ही नहीं है। अब आगे लिखा है इन जून 2020 he recover rent of 10,000 from Mr. Gaurav who to whom he had दिया था पहले let out the house property 2 year from for 2 years for the April 14 to March 16 he could not realize 2 month rent of 20,000 from him and to that extent his actual rent was reduced। कुछ कहानी समझ में आई क्या? तो 16-17 में 20,000 रुपये रेंट अनरिलाइज रहा होगा तो उस समय 20,000 रुपये अनरिलाइज रेंट से माइनस हो गया था और अभी क्या हो रहा है, ये रिकवर हो रहा है। कब रिकवर हो रहा है देखो जरा, जून 20 मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में। 2021 में इस हाउस का ओनर है क्या? नहीं है। और जब तक हाउस का ओनर नहीं है रहता, जब तक सेक्शन 22 बोलता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में चार्ज नहीं होता, लेकिन सेक्शन 25A इसका एक्सेप्शन है। प्रोविजन क्यों बनाया गया, क्वेश्चन क्यों बनाया गया, समझ में आ रहा है कि अगर अनरिलाइज रेंट की रिकवरी होती है या फिर एरियर ऑफ रेंट की रिकवरी होती है, अगर चार्जेबल है तो उस केस में चाहे आप ओनर हो चाहे ना हो, इट विल बी चार्जेबल अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी। एक्सेप्शन है एक प्रकार से। और कैसे चार्ज होगा सेक्शन 25A में आपको पता है, 30% माइनस होने बाद। क्लियर है? आगे फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फॉर अप्रैल 16 टू February 20 टू मिस्टर सतीश। इन अप्रैल 18 he had increased the rent फ्रॉम 12,000 टू 15,000। देखो रेट्रोस्पेक्टिव इंक्रीमेंट का दिख रहा है, शायद 12,000 से 15,000 कर दिया। कब से? हाँ जी, इन अप्रैल 18 he had increased the rent from 12 to 15 per month and the same was subject matter of dispute। तो रेंट तो बढ़ गया था लेकिन डिस्प्यूट चल रहा था तो रेंट मिल नहीं रहा था। इन सितंबर 20 मतलब 2021 में, करंट ईयर में, the matter was finally settled and Mr. Anand received 69,000 as area of rent। बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो जो डिफरेंस का उसको पैसा मिला है 18 से लेकर February 20 तक, वो जो पैसा एरियर ऑफ रेंट है रेट्रोस्पेक्टिव के कारण मिला है। तो रिलेवेंट ईयर में चार्ज हो पाया था क्या? नहीं। तो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 25A। जो भी पैसा आया है पूरा का पूरा क्या ओनर है क्या? ये नहीं, फिर भी चार्ज होगा। तो इसकी थ्योरी 25A की ठीक ठाक लिखना, बाकी तो क्वेश्चन 30% माइनस करने के बाद बना ही लेंगे अपन। वुड द रिकवरी ऑफ अनरिलाइज्ड रेंट एंड एरियर ऑफ रेंट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ मिस्टर आनंद एंड इफ सो इन विच ईयर? तो भैया जिस साल रिकवर हुआ उस साल चार्ज होगा, दैट इज असेसमेंट ईयर 21-22। ठीक बात है। और ये देखिए, ये दोनों अमाउंट को पहले चेक कर लेते हैं। 30% माइनस होने बाद मेरे को नहीं लगता कैलकुलेशन में कोई डाउट है। 30% माइनस हो गया, सीधा सीधा चार्ज कर दिया। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? थ्योरी पढ़ी इसकी क्या लिखा है। Since unrealized rent was recovered in previous year 2021, the same would be taxable in the year assessment year 21-22 under section 25A। रेफरेंस देना चाहिए इसको। अब देखिए खास लाइन क्या लिखी है, irrespective of the fact that Mr. Anand was not the owner। ये लिखा है, मिस्टर आनंद ओनर नहीं है तो भी चार्ज होगा। एक्सेप्शन है 22 का। और द हाउस फर्दर द एरियर ऑफ रेंट वाज आल्सो रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर 2021। मतलब कुल मिला के पैसा जिस साल रिकवर होता है, वादा मिल जाता है, नहीं ड्यू नहीं, रिकवर होगा, एंड हेंस द सेम वुड बी टैक्सेबल इन द असेसमेंट 2021। ये भी सेक्शन 25A है। इवन दो मिस्टर आनंद वाज नॉट ओनर, यहां पर भी वही नियम है, अ डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ बोथ विल बी एप्लीकेबल। तो यहां पर ज्यादा नंबर मेरे ख्याल से पहले पैराग्राफ में, ना कि कैलकुलेशन में। कोई डाउट इसमें? जाइए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए, 4.142। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसके बाद 11। हम्म हम्म पढ़िए क्या खास है इसमें, कोनर का है क्या? चलिए देखते हैं। सर Aparna co owns a residential property in Calcutta along with sister Miss Dimple, where her sister's family resides. Both of them have equal share in the property and the same is used by them for self occupation.
कि दोनों ही इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब एनुअल वैल्यू क्या लेना है, नील। और नील एनुअल वैल्यू लोगे तो एक ही चीज माइनस होती है, इंटरेस्ट की डिडक्शन, और इंटरेस्ट की डिडक्शन की लिमिट कितनी है, 30,000 या 2 लाख, और ये 30,000 और 2 लाख दोनों को सेपरेटली मिलेगी, ये बस हमको समझ में आना चाहिए इसमें। क्लियर है पॉइंट? इंटरेस्ट इज पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन इज 50 लाख 10% ऑन 1/4/19 फॉर एक्वाजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लोन कब लिया, 1/4/19। इन एडिशन मिस अपर्णा ओन्स अ फ्लैट इन पुणे, ठीक है, एक और स्टोरी है पुणे, इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड्स। बताइए पुणे की प्रॉपर्टी की भी एनुअल वैल्यू नील लेने मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि 2 हाउस तक तो ले सकते हैं। शी हैज टेकन अ लोन ऑफ 3 लाख एट द रेट ऑफ 12% ऑन 1/10/19 फॉर रिपेयर ऑफिस। नेचुरली रिपेयर है, मतलब यहाँ लिमिट क्या लग गई, 30,000, और लोन कब लिया, 19, ठीक है भाई। कंप्यूट द डिडक्शन विच, बनाइए खुद से, प्रेजेंटेशन देख लेंगे, बात समझ में आ रही है। को ओनरशिप में इंटरेस्ट की रिडक्शन आ कितना, में मेन यही पॉइंट है भाई, कितना, 50 लाख का लोन है ना, तो 50 लाख मतलब 5 लाख रुपए इंटरेस्ट हो गया, लिमिट 2 लाख अलग अलग मिलेगी, मतलब 2 लाख माइनस इनकम उधर आएगी और 2 लाख इनकम इधर आएगी। फिर से बता दूं, लिमिट ऑफ 2 लाख और 30,000 वीज एसएससी वाइज, नॉट प्रॉपर्टी वाइज। तो इसमें इस लाइन में सब कंप्लीट हो गया, एसएससी वाइज है। दो 2 लाख हो गया तो सीधा सीधा आंसर ही दिख रहा है। पुणे वाला हाउस भी एनुअल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 हाउस तक अलाउ है, एनुअल वैल्यू नहीं लेंगे, तो नील माइनस इंटरेस्ट रिडक्शन, वहां पर लिमिट कौन सी लगेगी, 30,000। लेकिन कौन है पुणे में, किसको मिला है, अपर्णा को, तो अपर्णा की लिमिट फुल हो चुकी है, 2 लाख तो मिल चुका है, तो 30,000 की कोई फायदा होगा नहीं। प्रेजेंट कैसे करेंगे, 2 लाख 30,000 230 रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। चेक करो कहाँ गिर गई, गाड़ी से, ऐसे ही, अच्छा, सामान लेके खुद ही जा रहे थे। सेक्शन कौन सा है इसमें, इस क्वेश्चन में कौन सा सेक्शन का रेफरेंस दोगे? गिनती के तो 5-7 सेक्शन, उसमें भी सोचना पड़ता है। 26, सेक्शन 26 है ना, ओनरशिप वाला। अच्छा, हमको इंटरेस्ट ही पूछा है क्या क्वेश्चन में? अच्छा अच्छा, मैं बोला टोटल इनकम नहीं निकाला, माइनस में आएगा ना, तो इसका मतलब है कि अपर्णा की इस हेड में माइनस इनकम आएगी 2 लाख, माइनस एचपी एट 2 लाख, और इसकी दोनों की 2-2 लाख की आएगी, क्योंकि 30,000 तो वैसे एब्जॉर्ब हो गया। ये 30,000 वेस्ट हो जाता है कि आगे कुछ फायदा मिल सकता है इसका? वेस्ट हो जाता है, ये कोई अलग से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता ना। 27, सेक्शन 27 क्या था, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसको बहुत शॉर्ट में बताया था मैंने। सेक्शन 27 बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 22 से लेकर 26 के पर्पस के लिए इसको ओनर माना गया ना, और बाकी लीगल ओनर नहीं है। सबसे पहले ट्रांसफर टू स्पाउस, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट और इजी भी है। अगर स्पाउस को ध्यान करना और इसको कनेक्ट करना क्लबिंग प्रोविजन से, स्पाउस को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया इसने, मान लो मिस्टर ए है, इसने मिसेस ए को हाउस या बिल्डिंग ट्रांसफर की, और कैसे ट्रांसफर की, प्रॉपरली पैसा लेके अगर बेची तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एडिक्वेट कंसिडरेशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो इस हाउस का जो लीगल ओनर जो है वो कौन बन गई, मिसेज ए, लेकिन ओनर फॉर द पर्पज ऑफ, हाँ जी, हाउस प्रॉपर्टी कौन रहेगा, मिस्टर ए, मतलब कैलकुलेशन मिस्टर ए के एंड में होगा। मेरे को बताइए यहाँ पर मिसेज ए को जो इनकम हो रही है मिस्टर ए में क्लब कर रहे हैं, ऐसा बोला जाएगा क्या, क्लबिंग है क्या, नहीं, इट इज नॉट क्लबिंग, क्योंकि सेक्शन इस चैप्टर में इटसेल्फ उसको ओनर बना दिया।
अब मैं आपको ये कनेक्ट करना चाहूंगा कि अगर ये बिल्डिंग की जगह और कोई एसेट रहती, से मशीनरी रहती, ठीक है, तो उस केस में अगर मशीनरी यहाँ ट्रांसफर हो जाती, लीगल ओनर बन जाती है और उससे कोई इनकम आती, मान लो रेंट वगैरह इनकम आती, तो ये रेंट यहाँ पर क्लब होती है, ध्यान है कि नहीं? क्लबिंग प्रोविजन, वही तो समझा रहा हूं मैं। क्योंकि यहाँ पर बिल्डिंग है तो इसका इलाज तो हाउस प्रॉपर्टी हेड ने कर दिया, लेकिन यहाँ पर एसेट रहती, मशीनरी रहती, कैश रहता, या और भी कुछ रहता, तो उससे अब मान लो मैंने कैश दिया, अब इसने क्या किया, उठाकर उसको एफडी कर दिया, तो एफडी पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, ये इंटरेस्ट क्या होगा, क्लब होगा। इसीलिए जब क्लबिंग प्रोविजन आप जाके देखिएगा कि वहां पर एसेट transferred by asset transfer to the spouse and income from such transferred asset will be clubbed in hands of transferor लिखा है, except section 27। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये आप आज क्लबिंग में रिफर करना, तो वहां एक्सेप्ट क्यों लिखा है कि केवल ये अकेला बिल्डिंग है जहां पर क्लबिंग प्रोविजन की नीड नहीं है। बहुत समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। हालांकि स्पाउस को ट्रांसफर करते हैं तो अगर इन एग्रीमेंट विथ लीव अपार्ट, अलग रहने के समझौते में अगर कोई बिल्डिंग ट्रांसफर हुई तो वहां पर डीम्ड ओनरशिप का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो क्या क्लबिंग का होगा? क्लबिंग का भी नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी ऐसा प्रोविजन लिखा है। ठीक है, इसको पढ़िएगा, एक्सेप्शन में लिखा है। नाउ द नेक्स्ट इज अ ट्रांसफर टू द माइनर चाइल्ड। तो माइनर चाइल्ड को अगर कोई बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी गई तो ओनर किसको माना जाएगा, ट्रांसफरर को माना जाएगा, और उसी के एंड में चार्जेबल होगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर मैरिड डॉटर। सही है? तो माइनर मैरिड डॉटर को अगर किसी ने ट्रांसफर कर दिया तो ओनर कौन माना जाएगा, माइनर मैरिड डॉटर ही मानी जाएगी। लेकिन अब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। माइनर की कोई भी इनकम, माइनर मैरिज हो नॉन मैरिड हो, तो कुछ लिखा ही नहीं है। माइनर की कोई भी इनकम किस में क्लब हो जाती है, आइदर पेरेंट्स में क्लब हो जाती है जिसकी इनकम ज्यादा हो। तो इस दो प्रोविजन के साथ क्लबिंग अभी बताने समझ में आ रहा है, आज चेक कीजिएगा। वैसे तो ये देखिए यहाँ पर हावेवर दिख रहा है क्या, यहाँ देखो, हावेवर क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टिव, तो इसको आपको चेक करना है। फिर होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट, मतलब अगर कोई भी ऐसा स्टेट है जिसका पार्टीशन नहीं हो सकता आफ्टर इनएक्टमेंट ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट एटसेट्रा, तो उसके इसमें उसको जो होल्ड करके रखा है उसी को ओनर मान लिया जाएगा। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आपने हाउसिंग सोसाइटी वगैरह में आपको हाउस मिला है, अलॉट हुआ है, आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं भी हुई है, लेकिन आप होल्ड करके रखे हो या फिर आप मेंबर हो, तो भी आपको ओनर माना जाएगा। क्योंकि जितनी भी सोसाइटी रहती है उसमें हाउस अलॉट होता है, आपको ओनरशिप नहीं मिलती। तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चल रहा है कि नहीं, आपको ही ओनर मान लेंगे। किस पे? सोसाइटी, कंपनी, एसोसिएशन एटसेट्रा। जैसे कि रायपुर में एग्जांपल तो आरडीए सुना होगा आपने, रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो हाउस लेते हैं ना, तो कभी भी पेपर पढ़ लेना, उसमें आपको ओनर नहीं बनाते। उसमें लिखा रहता दिस हाउस इज अलॉटेड टू मिस्टर ए फॉर 30 ईयर्स, 20 ईयर्स। तो अलॉट किया है हमने, 20 साल के तो वापस ले लेंगे, तो वेदर यू आर ओनर, नो, लेकिन ओनर मान रहा है ये। पर्सन इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, पर्सन इन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर क्या लिखा है, ये सेक्शन 53 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में रेफर किया, जरूर पढ़ना। ये मेनली ये समझाता है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी पूरा ट्रांजैक्शन कब होता है, जब हम उसकी फाइनल रजिस्ट्री करा लेते हैं, एक्चुअली लीगल। लेकिन इनकम टैक्स बोलता है कि अगर आपने पेमेंट कर दिया है और प्रॉपर्टी का पोजीशन, मतलब पेमेंट आपको मिल गया है, अपन ओनर बना रहे ना, मैंने पेमेंट कर दिया है और प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल गया लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो भी मेरे को ओनर मान लिया जाएगा। इसको क्या बोलते हैं टेक्निकली, पार्ट परफॉर्मेंस, गिवन अंडर सेक्शन, ये दो वर्ड में मार्क कर रहा हूं, पार्ट परफॉर्मेंस। और सिंपल वर्ड में बोलूं तो क्या हो गया, सिंपल वर्ड में रजिस्ट्री पेंडिंग भी है, बाकी काम हो गए हैं, तो हम ओनर मान लेंगे। कहां लिखा है ये, कहां है, पार्ट परफॉर्मेंस गिवन अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। समझ में आ रही क्या बात? ये देखिए, पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर एंड सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा, सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, जिसको हम रजिस्ट्री बोलते हैं, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं भी हुई है, भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है, पर्सन हैविंग राइट इन प्रॉपर्टी फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 12 ईयर। सोचिए भाई, अगर मेरे को ने प्रॉपर्टी मैंने 12 साल या उससे ज्यादा पीरियड के लिए ली है, मतलब लीज में ली है, तो क्या मैं ओनर हूं कि मैं
लीजी हूँ, लेकिन ये सेक्शन 27(3)(b) उसको क्या मान रहा है, लीजी को भी ओनर मान रहा था। बस कंडीशन ये है कि जो लीज पीरियड है टोटल वो 12 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल रिन्यूअल पीरियड है वो मोर देन 1 ईयर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ओनर कब मानेंगे, जब लीजी जो है टोटल पीरियड जो है, टोटल पीरियड 12 ईयर और मोर, एंड इंडिविजुअल पीरियड मोर देन 1 ईयर या 12 मंथ, एक ही बात है। तब उस केस में क्या होगा, लीजी जो है क्या मान लिया जाएगा, ओनर। किराएदार को ही ओनर मान रहे हो आप, यहां पर ये लिखा हुआ है। हाँ, इंडिविजुअल पीरियड मतलब लीज तो हम 2 साल के लिए किसी को लीज, किसी से प्रॉपर्टी लीज में लिखा है कि अगले 4 साल तक हम रेंट बढ़ाकर रिन्यू रखेंगे, तो 12 साल से ऊपर चला गया। इंडिविजुअल पीरियड का जो है वो मोर देन 1 ईयर है, तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अगर मैं आपको बोलता हूँ 11 महीने का एग्रीमेंट करता हूँ, जनरली देखना 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, मैं आपसे 11 महीने का एग्रीमेंट किया और फिर 11 महीने का कई बार करने वाला हूं, उसमें लिखा है कि अगले 15 साल तक आप रिन्यूअल कर सकते हो, तो इस केस में भले टोटल पीरियड 12 साल से ऊपर है, लेकिन इंडिविजुअल पीरियड जो है वो कितना है, मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर, तो ये केस यहाँ नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर लीजी को ओनर नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बार वर्डिंग पढ़ के देखेंगे तो समझ में आएगा। ये थोड़ा सा अजीब लगता है। अ पर्सन हु एक्वायर्ड द राइट इन और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ बाई वर्च्यू ऑफ ट्रांजेक्शन रिफर्ड टू इन सेक्शन 269 यूएएफ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं कहां लिखी हुई है, 269 यूएएफ में लिखी हुई है। यहां लिखा है ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज फॉर नॉट लेस देन 12 ईयर्स शैल बी डीम्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और नीचे एक्सेप्शन में लिखा है इन केस ऑफ पर्सन एक्वायर्ड एनी राइट बाय वे ऑफ लीज फॉर मंथ टू मंथ और फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। ये देखिए, 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 11-11 महीने का आप लीज कर रहे हो तो फिर इस क्लॉज में नहीं आएंगे। 12 महीने की लीज कर रहे हो तो भी नहीं आएंगे। 13 महीने की लीज कर रहे हो तब आएंगे, अगर टोटल पीरियड 12 साल या उससे ऊपर रहेगा तो। डीम्ड ओनर, ऐसा पॉइंट जो कि 5-7% से ही मैं समझाऊं, पता रहता नहीं पता रहता। प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाइए, जो क्वेश्चन में डाउट है मेरे को कम से कम लिस्ट दे दो, कुछ डिस्कस करने वाला है तो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इसके ये क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें देखो जरा, ये 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं भाई, 5 है ना। कोनर का भी दिख रहा है मेरे को एक, शायद, अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कंपोजिट रेंट का भी क्वेश्चन है जो उसमें नहीं था, दिख रहा है क्या, कंपोजिट रेंट ही दिख रहा है मेरे को तो। उसी का है ना, नहीं उसमें चार्जेस दिख रहे हैं ना। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं इसके। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, कल अपन नए चैप्टर में एंटर करते हैं। और अगला चैप्टर क्या है अपना, पीजीबीपी, लाइन से चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इज पीजीबीपी।